करें शुरू। अच्छा भाई, कल जो सवाल करे थे वो निकालें ज़रा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इनकम कब रिकॉर्ड होती है? जिस वक्त रिसीव हो या जिस वक्त कमा लें? कमा लें। किसी बंदे का हक इनकम पे कब बनता है? जब मिले या जब कमा ले? जब कमा ली उसने तब उसका हक बन जाता है। मिले ना मिले वो कोई मसला नहीं, कोर्ट में भी जाकर रिसीव की जा सकती है। तो इनकम के ऊपर हक मुझे बताएं किस वक्त बनता है? मिलने के ऊपर बनता है या कमाने के ऊपर बनता है? कमाने के ऊपर बनता है। तो क्वेश्चन 35 निकालें पेज 817 पे। पॉइंट 2 जो हम कर रहे थे पेज 817 पे, पॉइंट 2। इसमें लाइन लिखी हुई थी, अभी स्क्रीन नजर आ जाती है। द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडरी हैड accrued evenly during the year except investment income. The investment income is exempt from tax. मैंने कहा था टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज हमारे सिलेबस में नहीं है। Had recognized in August 16 and received in September 16। रिकग्नाइज कब की है जी? अगस्त 16 में, और रिसीव कब की है? सितंबर 16 में। तो रिकग्नाइज इन अगस्त 16, अगस्त 16 में रिकग्नाइज हुई है। तो बताएं इसकी एंट्री क्या बनी होगी? इनकम कोई भी इनकम है आपकी, क्या एंट्री बनी होगी? रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। ये एंट्री अगस्त में हो गई होगी, और रिसीव कब हुई है? सितंबर में। तो सितंबर में क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये एंट्री अगस्त में हुई और ये एंट्री सितंबर में हुई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी इनकम के ऊपर अगर हमने डिस्कशन करनी है तो हम ये डिस्कशन करेंगे कि वो इनकम कमाई कब, फिर डिसाइड होगा कि पुराने ओनर्स की है या नए ओनर्स की है। तो इनकम के कमाने पे डिसाइड हुआ करेगा कि पुराने ओनर्स की है या नए ओनर्स की है। मिलने पे डिसाइड नहीं हुआ करेगा इनकम मिली कब। अब आप मुझे बताएं कि हमारे सवाल में अगर मैं बात करूं तो अगस्त, अभी मैंने नोट करने देता हूं, एक मिनट इधर देखना। अगस्त में कमाई, सितंबर में मिली, तो मुझे कब बॉदर करना चाहिए कि मेरी इनकम कब की बनती है? अगस्त की बनती है या सितंबर की बनती है? अगस्त की बनती है। वो किधर है आपके साथ जो खड़े हुए थे भाई? अच्छा, तो बोले अगस्त की बनती है या सितंबर की बनती है? अगस्त की बनती है। तो अगस्त में कमाई, सितंबर में मिली, तो किन की है? इसलिए ये एंट्री का हम बॉदर नहीं करेंगे, इस एंट्री को। किन की है? पुरानों की। अच्छा, अब मेथोडोलॉजी क्या थी उसको जरा नजर मार लेते हैं, एक मिनट। मेथोडोलॉजी क्या थी? लाइन को पढ़ते हैं पहले तसल्ली से, फिर एक और सवाल आपके सामने मैं इस तरह का रखने लगा हूं। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडरी आर एक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर। सब्सिडरी के इनकम्स और एक्सपेंसेस इवनली है। आपका दिल चाहे 2/12 लगाओ, 10/12 लगाओ, कोई मसला नहीं। हाँ, एक चीज पे ख्याल रखना कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो अगस्त में कमाई गई है। इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम कब कमाई गई है? अगस्त में। इसलिए बताएं, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो क्या किया था? अगस्त में इसकी इनकम कमाई है। तो हमने क्या किया था? ऑलमोस्ट वो वाली वर्किंग जरा मैंने खोली है। ये अगस्त में कमाई, तो ये सारी किसकी है? अगस्त वाले ओनर्स की। और अगस्त में ओनर कौन था? सऊदी किंग। तो जरा कैलकुलेशन करवाएं। 443 में से 50 इसलिए माइनस कर दें कि इस पे मैं ये नहीं चाहता कि इस पे 10/12 और 2/12 लगे। कितना बच गया? 390। तो 443 में से 50 की इनकम निकाल के फिलहाल मैंने ये देखें 50 की इनकम निकाल के फिलहाल जेब में डाल ली। सुबह वाला सवाल, 50 की इनकम निकाल के मैंने जेब में डाल ली। अब 393 के दो हिस्से कर दें। पुरानों का कितना है? 2/10, 2/12 कितना? 65.5। ये बन गया पुरानों का। और नयों का कितना? नयों का मतलब है कि हमारे जो ओनर्स बन रहे हैं नए वाले, जो कि 1 सितंबर से 30 जून वाले हैं, तो हमारा कितना है इसमें? 3 to 7.5।
अब यहां से 50 निकाल के मैं किनको दे दूं? ये अगस्त वालों का है, अगस्त वालों का है। अगस्त में कौन थे? पुराने। तो पुरानों को दे दूं 50। तो ग्रैंड टोटल 115.5। अब 115.5 अलग चीज है और 327.5 अलग चीज है। 327.5 पे हमारा हक है, तो इसलिए जो वर्किंग 5 में जाना है वो ये जाना है। एस के प्रॉफिट पे कितना हमारा हक है? 10 महीनों का 327.5। और इधर मैं आपको हिंट दूंगा, बीडी प्लस 115.5, बीडी प्लस 115. क्योंकि ये फॉर द 2 मंथ्स नहीं होती, ये तो बैलेंस शीट की चीजें होती हैं। तो बीडी जो हमारी वर्किंग 6 वाला था, बीडी प्लस 115.5, और ये क्या था जवाब? 506.5। अच्छा, क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे 2/12 वाली इनकम शो करते हैं या डायरेक्ट 10/12 वाली? तो सेल प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे डायरेक्ट 10/12 वाली आती है। इट मींस के खर्चे भी 10/12 वाले आएंगे, यानी आखिरी 10 महीने के। अब इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में मुझे बता दें, क्या ये इन्वेस्टमेंट इनकम मेरी 10 महीनों की यहां शो करनी है या सिर्फ 2 महीनों की? 10 महीनों की इन्वेस्टमेंट शो कहां करनी है? आप बोलते रहे मेरे साथ साथ, सेल भी 10 महीनों की शो करेंगे, खर्चे भी 10 महीनों के शो करेंगे, और इनकम्स भी सब्सिडरी की 10 महीने की शो करेंगे। सवाल कह रहा है ये तो 10 महीने की है ही नहीं, ये तो पहले 2 महीनों की है प्योरली। तो क्या ये इस काबिल है कि सवाल के फेस पे जाए? ये इस काबिल नहीं है। ओके, चलिए इसी की रिवीजन करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन 26 निकालें प्रैक्टिस का, वो शुरू में। वर्किंग 1 में तो ये जाता है ना यार, 506.5 प्री। हाँ, ब्रॉड डाउन के साथ जमा होकर चला जाएगा। चुप। क्वेश्चन 26 निकालें प्रैक्टिस का। पेज नंबर जल्दी बताएं। 5 521 क्वेश्चन 25। 521 क्वेश्चन 25। There was nothing to smile at and even laugh at. ये मैं अभी भी घर से देख के आ रहा हूं सवाल। हाँ, क्वेश्चन 25 था, 26 मादरत, पेज 3 521। अच्छा जी, ये सवाल तो मैंने नहीं करवाना आपको। इस सवाल में ये सिर्फ जो नई वाली एडजस्टमेंट है ना, आपको मैंने ये करवानी है। तो बैठ जाओ जरा। अच्छा, पिछली क्लास ले आओ कैमरा इधर। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? 50 को माइनस करके, देखते किधर, 50 को माइनस करके पुरानों को दे दिया था, और क्योंकि ये पुरानों का था इसलिए फेस पे लाना भी मुनासिब नहीं समझा था। अब आप सिर्फ इधर व्हाइट बोर्ड पर देखते रहें। ये क्वेश्चन 25 है, पेज 521 का। इस पे आप मुझे बता दें ये किसका P&L है? पेरेंट का। ये किसका? ये फिगर कहां जानी है? वर्किंग 5 में। ठीक है जी, एक एडजस्टमेंट मैंने करनी है, किताबें छोड़ दो, 5 मिनट से मेरे साथ मुतवज्जे रहो। ये क्या बना हुआ है यार? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। वर्किंग 6 बनी में बीडी, प्रॉफिट, ऑर्डिनरी डिविडेंड। ये प्रपोज नहीं हुआ, ये पे भी हो गया है। जो पे हुआ है तो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है, तो ये पेड पुड है। जब भी सवाल साइलेंट होगा डिविडेंड को पेड समझेंगे। अच्छा जी, पेरेंट की तो वैसी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पेरेंट का तो डिविडेंड अब माइनस हो गया, होना भी चाहिए था, सब्सिडरी ने कोई अनाउंस नहीं किया। ओके, अब मोहतरम ये जानी है वर्किंग नंबर, गुड, वर्किंग 3 में, ये वर्किंग नंबर 2 में। मैं आपको सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वर्किंग 2 और वर्किंग 5 की स्टार्टिंग मुझे करके दे दें। वर्किंग 2 और वर्किंग 5 की स्टार्टिंग। वर्किंग 2 और वर्किंग 5 स्टार्टिंग का क्या मतलब है? इधर देखें, क्लोजिंग डाल दें, मुझे प्री बता दें, उसके बाद P&L तो शुक्र है बना हुआ है सब्सिडरी का,
ये वर्किंग 5.1 शायद आपको करनी ना पड़े, इस किस्म की शायद कोई वर्किंग करनी पड़े। फिर एस का प्रॉफिट का स्टार्टिंग पॉइंट मुझे बता दें, इसके लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। तसल्ली से ये येलो वाली लाइनें पढ़ लें, शायद आपको ये वाली भी देखनी पड़े। येलो वाला डेटा पढ़ के मुझे वर्किंग कर दें जरा। और इसमें मोहतरम एक बात लिखी हुई है, ये रेट भी आपको देखनी पड़ेगी। हामिद एक्वायर्ड इतने शेयर्स ऑन 31 अगस्त। इसमें एक बात लिखी हुई है कि इनकम रिसीव नवंबर में हुई है, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये रिसीवेबल थी या बस जो रिसीव हुई वही सारी इनकम है? तो रिसीवेबल नहीं थी, ये डायरेक्ट रिसीव हुई है, तो इसकी क्या एंट्री बनी होगी? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। ये बस रिसीव ही हो गई है डायरेक्ट। चलें जी नवंबर में, अब करेंट आई 1-2 मिनट ले लें। मेरा तजर्बा है कि 70-80% लोग कर लेते हैं, जरा जल्दी कर लो। ये था जी भाई, ऑनलाइन वाले पॉज करके कर लें अगर नहीं किया तो। ओके अच्छा, नहीं कोई नहीं, आसान सी चीज़ है, इधर देखना। चलो फिर रिलैक्स होके देखो, ज़बरदस्त किस्म का। एस का प्रॉफिट वर्किंग 5 में जाएगा, लेकिन इसमें कुछ मसला है, उस मसले को एड्रेस करना है, इस वजह से मैं अभी कोई हेस्टी डिसीजन नहीं ले रहा। लेकिन सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट वाली क्लास में मैंने भी ऐसे बनाया था, तो चलते यार मुझे प्रॉफिट तो अवेलेबल है ना सब्सिडरी का। प्रॉफिट कितना है? 30750। ठीक है जी, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस 30750। अब सवाल क्या कहते हैं जी? प्रॉफिट्स ऑफ बोथ कंपनीज आर डीम्ड टू एक्रूड इवनली ओवर द ईयर। कंपनीज प्रॉफिट इवनली कमा रही हैं, यानी जो भी आपने करना हो वो कर सकते हैं, यानी कि जुलाई और अगस्त नहीं, सॉरी ये तो दिसंबर ईयर एंड है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 महीने पुराने ओनर थे और 4 महीने नए ओनर हैं। 8 महीने पुराने ओनर थे और 4 महीने नए ओनर हैं। कुछ ऐसा बनेगा इसमें कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 31 अगस्त इधर आएगा, तो इस दौरान पुराने ओनर थे 8 महीने और 4 महीने नए ओनर हैं। अब मसला क्या है जी? मसला ये है प्रॉफिट्स ऑफ बोथ कंपनीज आर एक्रूड इवनली ओवर द ईयर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सब्सिडरी ऑल ऑफ विच वाज रिसीव्ड एंड अर्न्ड। जब रिसीव और रिसीवेबल के डेटा लगना ना दियो ना, तो याद रखिएगा जिस दिन रिसीव हुई है उसी दिन इनकम में भी गई है। ऑल ऑफ विच इज रिसीव्ड इन नवंबर 15। आज क्या मैं कह सकता हूं ये नवंबर में आई है? क्या मैं कह सकता हूं ये नवंबर में आई है? अगर ये नवंबर में आई है तो इस पे पुरानों का कोई हक नहीं है। ऑल ऑफ विच रिलेट्स टू नवंबर मींस ऑल ऑफ विच रिलेट्स टू न्यू ओनर्स। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे जी हम? अब हम उसी तरह करेंगे। 30750 में जरा नजर मारें कितना पड़ा हुआ है। 30750 में इन्वेस्टमेंट इनकम 2600 पड़ी हुई है। ये सारी की सारी किनकी है? न्यू की। ऐसे ही आपके समझने के लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस जरा दोबारा बना रहा हूं ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। इन्वेस्टमेंट इनकम क्लियर? अब देखते रहे इधर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितनी ऐड हो चुकी है? 2600 के अलावा वाली चीजों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो मसला सिर्फ क्या है? उसी तरह 30750 में से 2600 पे मैं 4/12 और 8/12 नहीं लगा सकता। बकाया क्या बचा? 28150। क्या अब ये फिगर इस काबिल हो गई है कि इसमें से 2600 बाहर निकल गया है?
अब ये फिगर थोड़ी 30 से गिर के 28 पे तो आ गई, लेकिन मैं इस इनकम को तकसीम जरूर कर सकता हूं, पुरानों को 8 महीने और नए लोगों को 4 महीने, इंटू 4/12, 187,667 छोड़ें 9383। अच्छा एक चीज बताइएगा, इसका तो टोटल 28,000 आ रहे हैं। मैं तो किसको तकसीम करना चाहता था, लेकिन इनका टोटल कितना आ रहा है। अब कोई तरीका बता दें कि मैं इसको प्रॉपर पैसे तकसीम कर दूं। 2600 मैंने निकाल के पॉकेट में रखा हुआ था कि इसको मैंने तकसीम नहीं करना था, ये स्पेशल लोगों के लिए है। 2600 को अलग से निकाल के रखा हुआ था, ये स्पेशल लोगों के लिए है। अब डिसाइड करना है ये 2600 किसका है, तो सवाल से जाके पूछा तो सवाल ने कहा भाई ये तो नवंबर वालों का है। नवंबर में बता दें कौन से हजरात हैं नवंबर में, तो ये तो सारा उनका है। अब लास्ट क्लास में यहां ऐड किया था, इसमें यहां ऐड कर देंगे जी। कितना 2600, तो जवाब क्या आ गया 11983 जी। कितने लोगों ने ऐसे ही किया था। ओके, अब थोड़ा सा आपने हौसला करना है, हिम्मत करनी है, और आपने मुझे बताना है कि एस प्रॉफिट में कितना जाएगा। बोले बोले बोले, लिख लिया करें यहां पे 11983। ये चला गया जी एस प्रॉफिट में। क्लियर। हाँ 10/4/12 ही होके गया, लेकिन थोड़े से जरा एक फिगर का मसला था, इस वजह से हमने ऐसे किया। ये 1876 मोहतरम सिर्फ 8 महीने का है। यहां पे हमें बीडी प्लस 8 महीने का चाहिए होता है, क्योंकि यहां प्री का मतलब होता है आज तक की रिटेन अर्निंग। बीडी के लिए वर्किंग 6 में जाना पड़ेगा, बीडी के लिए वर्किंग 6 में जाना पड़ेगा। और शुक्र है वर्किंग 6 में ओपनिंग अवेलेबल है, देख लो आज तो वर्किंग 6 अवेलेबल है हमें। अच्छा बता दें जी ये किस दिन की रिटेन्ड अर्निंग है। 1 जनवरी, हिम्मत हिम्मत, 1 जनवरी। मुझे 1 जनवरी 15 की चाहिए या मुझे 31 अगस्त 15 की चाहिए। तो 1 जनवरी 15 वाली में अगर मैं अगस्त के 8 महीने वाली डाल दूं तो क्या मेरी प्री रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। लेकिन इसमें वो इसको 8/12 किया नहीं जा सकता ना, इसमें मसला था, तो इसको हमने जरा तरीके से सेट पहले कर लिया हुआ है। ठीक है, यही बातें चली थी ना पिछली क्लासों में, याद आ रहा होगा। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ओपनिंग में 8/12 ऐड करके प्री निकाल लूं, लेकिन मैं तो 8/12 ऐड ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता। हाँ क्योंकि इसमें एक मसला है। तो अब मैं क्या करूं, ब्रॉड डाउन पकड़ूं 31,000 फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिख दिया। ब्रॉड डाउन पकड़ूं और 8 महीने की अर्निंग पकड़ूं जो कि पुरानों की है 18767 और मोहतरम ये देख लो वर्किंग 1 में शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग, तो ये रिटेन्ड अर्निंग चली जाएगी 49,767। एक आखिरी बात आपने मुझे बतानी है, वो जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉफिट एंड लॉस का मुंह, प्रॉफिट एंड लॉस का मुंह। प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे आपने मुझे बताना है कि क्या आखिरी 4 महीनों की इनकम्स आनी चाहिए। सोच के बताएं। सेल इंटू 4/12, कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 4/12, खर्चे इंटू 4/12। क्या प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे 4 महीनों की इनकम्स आनी चाहिए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे 4 महीनों की इनकम आनी चाहिए तो ये वाली जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ये भी तो 4 महीनों के लोगों की है, तो इसको पूरा आना चाहिए, इसको। इसलिए पिछले सवाल में हमने 2600 ऐड नहीं किया था, इस सवाल में 2600 ऐड करेंगे। और बात लॉजिक क्या याद रहेगी, सेल भी 4 महीनों की डालनी है, खर्चे भी 4 महीनों के डालने हैं, और 4 महीनों में किसी एक महीने में कुछ हमें अकेला सा आ गया
तो वो भी 4 महीनों के दौरान ही कहीं आया ना, उसको भी डालना। तो आप इस सवाल और पिछले सवाल में जरा डिफरेंस देखें क्या है, वह एक एक करके बताएं। माइनस तो उधर भी किया था, किन को दिया था पहले, तो हमने इधर किसको दिया, इसके बाद ये वर्किंग 5 में चला गया, ये 2 में चला गया, इसकी टेंशन की बात नहीं। अगली बात हमने क्या की थी, अगली बात ये की थी जब प्रॉफिट लॉस का मुंह आएगा, तो पिछले सवाल में हमने 50 को इस काबिल नहीं समझा था, यहां शो किया। इस सवाल में हमने 2600 को इस काबिल समझा के यहां शो किया, क्योंकि ये किन लोगों के, आखिरी 4 महीने वालों के, जिनको हमने कंसोलिडेट करना है। तो बस ये 2 सवाल हैं, इन दोनों को आपने। सर ये न्यू ओनर का आया तो इसमें इमरान खान का भी तो हिस्सा होगा? हाँ हाँ, इमरान खान का तो हिस्सा इंशाल्लाह होगा। ये न्यू ओनर के पूरा कर करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ सीआरई और एनसीए को दे देंगे इंशाल्लाह। वो तो इधर करते होते हैं सारी सेटिंग, वो तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल सारी चीज़ें, तो वो इंशाल्लाह इधर जाएंगी चीज़ें, सब होगा। और ये देख लो, ये 2600 यहाँ पड़ा हुआ है, ये वर्किंग 5 में जाएगा, ये इमराना को भी, ये इमरान खान को भी जाएगा। टेंशन ना लिया कर तू, जिस एतबार से चीज़ों को समझाना होता है मैं समझा रहा होता हूँ, उससे ज़्यादा वो नॉर्मल तरीके से चल रही होती हैं, इस वजह से नहीं अलग से कोई बात की जाती। चलें जी, आज तो मैंने कहा था थोड़ा सा चिल करेंगे। एक बस सादा सा सवाल है, 3-4 एडजस्टमेंट्स हैं। नहीं वो ना पिछली क्लास ऐसे नहीं है। पिछली क्लास में भाई ने कहा था 20 मिनट में सवाल खत्म हो जाएगा, वो 1.25 घंटा ले गया था पूरा सवाल, ये वाला सवाल। तो अब तो सादा सी एडजस्टमेंट है, सादा सा सवाल है। ओहो, ये अच्छा, इस सवाल में ना बाकी चीज़ें ये भी मैं आज आपके होमवर्क में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5 मिनट लगने हैं। इस सवाल में बाकी चीज़ें खुद ही देख लीजिएगा, बाकी चीज़ों में कोई टेंशन नहीं है। मल्टीपल सब्सिडीज हो सकती हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है वो। नेगेटिव गुडविल आ गई है भाई, नेगेटिव गुडविल। असल में सवाल है ना, शेयर कैपिटल वगैरह नहीं दिए तो नेगेटिव गुडविल खुद निकाल के दे दी, तो बोले नेगेटिव गुडविल कहाँ जाएगी, अदर इनकम में। अदर इनकम में सीआरई में भी चली जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से सीआरई वगैरह मांगी नहीं हुई। अच्छा, इस सवाल में ना प्लीज़ एक रिक्वायरमेंट है जिसे आपने इग्नोर करना है, वो मैंने पढ़ाई नहीं है, मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई कैप स्टिल कभी कभी कह देते हैं सिलेबस में है। आई कैप ने आज तक पेपर में पूछी नहीं। शोइंग मूवमेंट इन सीआरई, शोइंग मूवमेंट इन सीआरई, सीआरई में मूवमेंट शो करें। ये मूवमेंट क्या चीज़ है, इसको आप छोड़ें। और नहीं, ये भी एक अजीब सी चीज़ है मूवमेंट सीआरई में। ये टी काउंट नहीं है इन एनी केस, ये कोई स्टेटमेंट ऑफ, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। ये मूवमेंट इज सीआरई ना, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं। तो वैसे आई कैप ने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है आपकी किताब में कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी क्लास में ना एंड पे जाके कहीं इसको देख लेंगे। ये भी 4-5 मिनट का सिनेरियो है, लेकिन इसको कोई इतना टैकल परेशान होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन कौन सा है, 25 है ना? तो क्वेश्चन 25 में अगर ये मूवमेंट इन सीआरई कोई बनी हुई है ना, तो ये आपको अभी समझ नहीं आ सकती, तो इसलिए इसको ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट सिर्फ क्या है, कंसोलिडेटेड P&L। तो बैलेंस शीट तो बनानी नहीं, कंसोलिडेटेड P&L आप बना लीजिएगा। ओके, तो मूवमेंट इन सीआरई को ब्रैकेट में ले लें, इसे इग्नोर कर दीजिएगा। होमवर्क में हाँ एक ये सवाल होगा, एक और होगा। ये तो 5-7 मिनट के ना, इसकी तो टेंशन ही लेनी। टेंशन आप कहीं हम दूसरों के भी नहीं लेते। ओके भाईजान, आप टाइम पे माशाल्लाह पहुंच गए हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट सिर्फ किया, वो आपको अलग से अटेंड करना पड़ेगा। और अब हम सवाल जो हमारा रह गया हुआ था दिखा दूं ज़रा, खुशी खुशी आप रिलैक्स हों, लेकिन वो करना यार ज़रूर है। उस सवाल में एक अप्रोच है, सवाल बसान है, अप्रोच एक सिखानी है। पेज 812 के ऊपर, पता चले आप भाग जाएँ नमाज की ब्रेक में। हैंक्स है, स्ट्रीप्स है, इनकी बैलेंस शीटें गिवन है, शीटें ही कहते हैं ना आप लोग, दोनों की बैलेंस शीटें, दोनों के। अबे ये क्या आ रहा, 1 जनवरी 15, 31/12/15, और प्रॉफिट्स भी हैं और डिविडेंड तो मोहतरम अगर सवाल में गिवन है तो पेड है, अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किए हैं, इसलिए ये पेड वाले डिविडेंड्स हैं। क्या? अच्छा जी, क्या चीज, कौन सा, आराम से पूछो ना भाई, कौन सा क्वेश्चन 33? क्वेश्चन 33 वो सवाल तो हो गया था ना, एक एडजस्टमेंट बस उसमें करानी थी। आ जाओ क्वेश्चन 33 में, बातें सुना करो साथ साथ। क्वेश्चन 33 में आ जाओ, ये है पेज नंबर 812। चलो इधर देख लो जरा मोहतरम, ये क्या गिवन है, बैलेंस शीट। अच्छा अभी इधर स्क्रीन पे देख लो, नमाज के बाद खोल लेना। आप इधर देखो, ये बैलेंस शीट गिवन है, ये क्या गिवन है जी,
प्रॉफिट एंड लॉस, और ये वर्किंग 6। अच्छा जरा फिगर्स चेक कर लें, जो प्रॉफिट एंड लॉस से इसने बनाई हुई है, क्या ये इसने सही बनाया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आ रहा है 15,000 का, ये सही लेके गया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में? सही लेके गया हुआ है। सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना आया है? ये सही लेके गया हुआ है, तो इसका मतलब है इसने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी सही बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह आप बस नमाज पढ़ें, फिर ऐसा करते हैं, एक एसेट रीवैल्यू करना है हमने, एक सेल ऑफ स्टॉक करना है, एक इम्पेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेंट करनी है, और एक डिविडेंड की, फिर हमारी छुट्टी है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 33 निकाल लें, पेज नंबर है 812। मोहतरम बैलेंस शीट आ रही है, प्रॉफिट एंड, भाई अब तूने 25 सफ़ा निकाल लिया ज़्यादा? चलें जी, वॉइस का इशू था। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि ये क्या चक्कर है यार? ऑब्वियसली भाई ये ओपनिंग आ रही है, नहीं RE है, रिटेन्ड अर्निंग। ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग है, ये प्रॉफिट है, ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग है। प्रॉफिट तो आपको पता है P&L में होते हैं, और क्लोजिंग RE चली जाती है बैलेंस शीट में। तो अल्लाह का शुक्र है सारी फिगर्स जो है बड़े प्रॉपर तरीके से आप देखें मैच कर रही हैं। क्लियर? तो अच्छा भाई कोई तरीका बता दें सवाल शुरू करने का, सवाल शुरू करने का तरीका बता दें जी। बिल्कुल, रेवेन्यूज, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन, अदर इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस सबको मिटा दें। आर्जी तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे डेटा को मिटा दें, और मिटा के क्या शुरू कर दें? बैलेंस शीट बनाना। तो समझिए आप बैलेंस शीट का सवाल है, 10-15 मिनट हम इस पे लगा देते हैं, बैलेंस शीट के सवाल पे शुरू करते हैं डेटा पुट करना, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स देखना शुरू करते हैं। भाई माइक ला देते हैं एक, वो सॉरी मार्कर। पी ग्रुप, स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/15। सॉरी यार, यहां तो वो बनानी है ना, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 31/12/15। यहां बैलेंस शीट बनाएंगे। P group, consolidated statement of financial position as on 31/12/15। चलें जी स्टार्ट करें। पीपी 32 और 25, उसको कर लेते हैं रुपीज इन थाउजेंड की बजाय रुपीज इन थाउजेंड में कर लेते हैं। 32 और 25, 32-25। इन्वेस्टमेंट्स 33.5। अच्छा मैं ये सवाल पढ़ के आया हूँ, 33.5 में कोई मसला नहीं है। वैसे तो आप अदर इन्फॉर्मेशन में पढ़ के डिसाइड करते हैं कि इस काबिल हैं या नहीं कि वर्किंग 1 में आए। जल्दी जल्दी साथ साथ नोट करें। 33.5, शेयर कैपिटल, करंट एसेट्स 59.5 और 28, 59.5 और 28 करंट एसेट्स। शेयर कैपिटल, अच्छा ऐसे ही बता दें, मैं आ जा नहीं रहा। शेयर कैपिटल 40, शेयर कैपिटल 10, आगे बोलें। शेयर प्रीमियम 60, आगे 6,500, आगे रिटेन्ड अर्निंग्स जी, साथ साथ नोट करें। पेरेंट की 55 और सब्सिडरी की वर्किंग 2 कितनी जी? 37 जी। करंट लायबिलिटीज
23.5 और 6, चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, उनको नजर ना आए मैं चाय पी रहा हूँ, ऑनलाइन वाला को। चीनी मिक्स करनी है। अच्छा जी, पहले एडजस्टमेंट की तरफ आ जाए। चलो ठीक है, इधर करो आप कैमरा। मोहतरम, ये मैं आपके लिए शायद पता नहीं घर से बना के लाया हूँ, जो मैंने कॉलेज में कहीं बनाया था। तो ये ज़रा मुझे बताएं कि ये एडजस्टमेंट अकाउंट में गौर से बात सुननी है। अगर ये बात आप सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह एडजस्टमेंट वन आप खुद करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, देखे तो पहले इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एनसीआई होती है, मे बी प्रोपोर्शनेट, मे बी फेयर वैल्यू, शेयर कैपिटल होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है, गुडविल होती है। इसका नाम आप मुझे बता दें, जो इसका नाम मैंने आपको बताया हुआ, जो मैंने हाईलाइट किया है, इसका नाम बता दें। नेट एसेट्स, याद आ रहे हैं? नेट एसेट्स। इसको वैसे इक्विटी कहते हैं, ये एस की इक्विटी है, लेकिन इसको नेट एसेट्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें ना कभी कभी सरप्लस भी आता है, कभी कभी सरप्लस भी आता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। देखें जरा, देखें जरा, ये मैंने लाइन खींच के एक और वर्किंग वन आपके याद करने के लिए बनाई है। इन्वेस्टमेंट, एनसीआई, गुडविल, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसे क्या कहते हैं जी? नेट एसेट्स। एक लफ्ज़ आज मैं डालने लगा हूं मोहतरम, अगर कोई रिवैल्यूएशन नहीं है तो ये नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है, और अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो ये नेट एसेट्स की मार्केट वैल्यू है। तो IFRS 3 और 10 कंसोलिडेशन वाला कहता है कि नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाया करो, लेकिन अगर कोई सरप्लस है ही नहीं तो फिर नेट एसेट सब्सिडरी के किस पे पड़े होते हैं? बुक वैल्यू के ऊपर। तो बताएं, अगर कभी हमें बैलेंस शीट्स में भी आपको पता है सरप्लस वगैरह नजर नहीं आ रहे होते तो हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स बुक वैल्यू पे पड़े हैं। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर जो है वो रिवैल्यूएशन वगैरह नजर आ रही होती है, सरप्लस वगैरह नजर आ रहे होते हैं, तो हमें एसेट्स के किस पे पड़े हैं? वैसे तो मैं आपको बताऊं IFRS 3 और 10 कहता है कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड के सब्सिडरी के एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाना मस्ट है, लेकिन अगर फर्ज करें सब्सिडरी के एसेट्स सारी फेयर वैल्यू पे ऑलरेडी हैं या कोई बुक वैल्यूज में डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर बुक वैल्यू की नेट एसेट्स भी आपको पता है हम नेट एसेट्स की बुक वैल्यू भी यूज करते रहे। कई आपने सवाल देखे होंगे सरप्लस नहीं आता था, तो ये जरूरी नहीं है सरप्लस आए या ना आए। बहरहाल सवाल दे देगा तो हम लिख लेंगे, नहीं देगा तो नहीं लिखेंगे। क्लियर होगी? अब ये बात सामने रख के जरा एडजस्टमेंट वन पढ़ें। एडजस्टमेंट वन आज आपके लिए ना नई है थोड़ी सी। सेवेंटी 80% बच्चे इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, समझ आ गई? Hanks owns 80% of Streep shares. These were purchased on यकम जनवरी। ओए हो, बहुत साल पहले की बात है यार, ये तो यकम जनवरी 12 का खरीदा हुआ है। 12, 13, 14, 15, 4 साल पहले का खरीदा हुआ है। फॉर रुपीज 33 इसने 33.5 का खरीदा। ये देखें 33.5 सही है। और मोहतरम, हम सवाल रुपीज इन मिलियन में ही कर रहे हैं। 3 जीरो ऊपर पड़े हुए थे और 3 जीरो ये हमने उड़ा दिए, तो 32 मिलियन ही है ना, तो हम सवाल रुपीज इन मिलियन में कर रहे हैं। चलें जी, इस लाइन से तो हमें कोई नई चीज नहीं पता चली। वही जो 33.5 ऊपर पड़ा हुआ था, ये हमने सऊदी किंग को पे किया है। हैंक्स पेरेंट owns 80% share of subsidiary. These shares was purchased काफी साल पहले for rupees 33.5 million by paying cash to Saudi king.
When the balance on the streets retained earning were 7, और उस वक्त बैलेंस कितना था 7 मिलियन का। बताएं जी, बताएं जल्दी जल्दी। गुड 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 गुड। प्री कितना 7। इसमें तो कोई बात नहीं थी। इधर आए, अगली लाइन पढ़ें। द फेयर वैल्यू ऑफ स्ट्रीप नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। पहली दफा ये लाइन दी है इसने। द फेयर वैल्यू ऑफ स्ट्रीप नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज इतने। सब टोटल दे रहा है इसका, ताकि गुडविल वगैरह निकल सके। ये फिगर दे रहा है आपको। तो पढ़ें दोबारा क्या लिखा हुआ है। यही तारीखी लाइन है, इसी को आपने हाईलाइट करना है। यही नई लाइन है आज के लिए। अल्लाह का शुक्र है सवाल में और कोई नई लाइन नहीं है आज। द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज डिटरमिन्ड टू बी 20 मिलियन। अगली लाइन नहीं पढ़नी। फेयर वैल्यू इज 20 मिलियन। तो शायद फिर किसी एसेट पे क्या हो, एक्विजिशन डेट पर सरप्लस हो। ये 20 दे दिया, इसका नाम मैं लिख लेता हूं नेट एसेट्स की। वैसे इसका नाम हम लिखते नहीं होते थे क्योंकि इसको कुछ करना नहीं होता। इसका नाम हम लिखते नहीं होते थे। इस पे कभी कभी प्रोपोर्शनेट बेस पे हम निकालते होते हैं एनसीआई, वो बात अलग है। तो ये नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू आ गई सब्सिडरी की। ये लाइन आज नहीं थी। वाज डिटरमिन्ड टू बी 20 मिलियन। द डिफरेंस, अच्छा यार ये ना लफ्ज समझ नहीं आता था डिफरेंस। जिसने तो यहां लिख दिया ना 20, उसको अगली बात भी समझ आया था डिफरेंस का मतलब क्या है। जिसने यहां 20 ही नहीं लिखा तो वो तो ये सोचता रहेगा द डिफरेंस का मतलब क्या है, यहां पे किसका किससे डिफरेंस। और जो यहां 20 लिख बैठा है उसे पता है कि डिफरेंस आ रहा है, मैच नहीं कर रहा। ये फिगर कितनी आ रही है, ये फिगर डिफरेंस। कहते हैं मैं बताता हूं क्या है, कहते हैं मैं बताता हूं क्या है। द 3, ये 3 मुझे ना वर्किंग वन खोल के पता चलेगा, वैसे इल्हाम नहीं होना पेपर में। द 3 between the book value and fair value of net assets at the date of acquisition was due to a plant. देखें इतना सा पोर्शन होता है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इक्विटी होती है वैसे ये, लेकिन इसे बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी कहते हैं। इतना सा पोर्शन होता है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इसमें सरप्लस डाल दें तो इसे कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। और इसे पूरे को फिर इसमें सरप्लस डला होता है। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस की वजह थी कोई एक प्लांट, कोई एक प्लांट वजह थी। ज्यादा वजूहात तो बैलेंसिंग हम निकाल भी नहीं सकते थे, तो एक ही वजह देनी थी उसने। एक प्लांट विच हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन के मतलब है कि रिमेनिंग बुक वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ। तो इसकी जरा 3 की डबल एंट्री करा दें। ये प्लांट की वजह से है, तो प्लांट की वजह से डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो सरप्लस होता है मेरे भाई। तो सरप्लस किस वजह से है, इस 3 की डबल एंट्री करेंगे। प्लांट डेबिट सरप्लस, आगे डेप्सिन की एंट्री आप खुद ही कर दें। 10 साल उसकी लाइफ है। उधर ही रखें। अच्छा डेप्सिन की एंट्री भी कितनी है यार, ये मैं एंट्री साथ साथ लिखता रहा हूँ। आपने फिर जब वो P&L का सवाल आने ना, उस वक्त आपने कहने वो हमारी फिगर्स पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई हैं। एंट्री साथ साथ लिखते रहते हैं। प्लान डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, कितने से 3 से। एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। डेप्सिन बढ़ने की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी क्रेडिट, क्योंकि पीपी का बैलेंस आ रहा है, पीपी क्रेडिट। अच्छा डेप्सिन कैसे निकालनी है जी, 3 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। मोहतरम ये सवाल P&L का नहीं है, बैलेंस शीट का सवाल है। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट या टिल कंसोलिडेशन डेट। व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, 1 जनवरी 12। व्हाट इज द बैलेंस शीट डेट, 31 दिसंबर 15। पूरा 12, पूरा 13, पूरा 14 और पूरा 15, तो 4 साल की डिप्रिसिएशन। लेकिन भाई 3 को 10 से डिवाइड करके तो 1 साल की डिप्रिसिएशन आएगी। हमें कितने सालों की चाहिए, 4 4 years।
1.2। अच्छा भाई, आप बता दें सवाल किसका है? बैलेंस शीट का। कोई कह रहा था कंसोलिडेशन का, हद होगी। सवाल बैलेंस शीट का है, तो अगर सवाल बैलेंस शीट का है तो यहां क्या लिख दूं? SRE। वो बुरा मना गया, सफ़े को थोड़ा वहां तक ज़्यादा खींच लिया था, तो ज़रा स्लिप हो गया। किधर चला गया रे तो? आजा भाई, आ गया रे। अच्छा ये देखें, इसको फिर दोबारा ज़्यादा खींचा जा रहा है तो ये माइंड कर जाएगा। देखा, ओह हो, ये तो पता नहीं कहाँ पे पहुंच गया है। ये कहाँ पे पहुंच गया? IAS 12 पे पहुंच गया है भाई। अब नहीं खींचाता नहीं करनी, बस CRE लिख लें खुद ही डिडक्शन को काट के। और एंट्री बताएं जी क्या बनेगी? CRE डेबिट या SRE डेबिट? SRE लिखना है, मादरत चाय गिर गई थी तो मैं जरा उसमें परेशान हो गया था। तो बोलें जी, SRE डेबिट प्लांट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डाल दें जी 4 सालों की 1.2। वैसे निकाली कैसे है? 3 डिवाइडेड बाई 10 1 साल की आ गई। मुझे कितने सालों की चाहिए? 4 सालों की चाहिए। चलें जी, SRE डेबिट प्लांट क्रेडिट। चलें जी आगे चलें। आ जाओ भाई अगली एडजस्टमेंट। भाई ये वो एडजस्टमेंट थी जो परसों वाले होमवर्क में थी और अभी तक हमारी पेंडिंग थी। ये वो एडजस्टमेंट थी जो परसों वाले होमवर्क में थी। इसमें ना आपने 1-2 बातें बड़ी गौर से सुननी है और फिर इसको आगे लेके चलेंगे। मेरे ख्याल से आपकी जो ज़्यादा अटेंशन चाहिए सिर्फ इस एडजस्टमेंट के लिए चाहिए, आगे काम आसान है। इस साल एस ने बेची हैं गुड्स हैंक्स को एट अ प्राइस ऑफ 24। मेरा मशवरा है कि सेलर की बुक्स आप पहले बनाएं अपने समझने के लिए। सेलर की बुक्स पहले बनाएं। ड्यूरिंग द ईयर एस सोल्ड गुड्स टू हैंक एट अ प्राइस ऑफ 24। ये मैं इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं जिस तरह इलस्ट्रेशन 1 और 2 करते थे उस तरह आपको समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी ने बेची गुड्स पेरेंट को एट अ प्राइस ऑफ 24। सेलर का नाम बता दें, सेलर का नाम सब्सिडरी। एस सोल्ड, आगे ना पढ़े ना, एस सोल्ड गुड्स टू हैंक्स एट अ प्राइस ऑफ 20। दीज गुड्स हैड कॉस्ट S18। एस को कितने की पड़ी थी? 18 की। आगे ना जाएं, आगे सवाल ना पढ़ें, यहीं से जीपी मार्जिन निकालना है, मार्जिन निकालना है, मार्कअप निकालना है, मार्कअप निकालना है। मेरी तरफ से दोनों की इजाजत है, जवाब सही आएगा मैं मार्जिन निकाल रहा हूं, आपने मार्कअप निकालना हुआ मार्कअप भी निकाल सकते हैं। आगे सवाल नहीं पढ़ना। और याद रखिएगा जो बंदा आपस की सेल करने वाला होता है यानी सेलर होता है वो आपस का प्रॉफिट बुक करता है। तो मेरा पहला सवाल है हु हैज बुक्ड आपस का प्रॉफिट? जिसने आपस वाले को बेचा। पेरेंट ने तो आगे किसी और को बेचना है, तो पेरेंट का डेटा पढ़ के तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए अगर आगे सवाल आप पढ़ रहे हैं ना तो आप अपने पांव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैंने इससे आगे सवाल को पढ़ा नहीं, मैं सवाल में जो मिसिंग परसेंटेज है ना वो निकाल लेता हूं। वो निकालने का आपको तरीका बताया हुआ है। 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं, मार्जिन भी निकाल सकते हैं, मार्कअप भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट बता दें जवानी कितना है? 6 रुपए का प्रॉफिट है। तो 6 का प्रॉफिट है, अगर आप 18 से डिवाइड करें तो मार्कअप निकल आएगा। अगर आप 6 को 24 से डिवाइड करें तो मार्जिन निकल आएगा। मार्जिन निकाल लें, मार्जिन 25%। तो मिसिंग था मार्जिन सवाल के अंदर। सेलर कौन था? एस। तो उसने प्रॉफिट बुक किया होगा ना आपस का। तो मैंने
पकड़ा प्रॉफिट 24 माइनस 18 6 कमाया, 6 कमाया डिवाइड कर दूंगा अगर सेल से तो क्या निकल आएगा मार्जिन, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो करना पड़ेगा ना जी। क्या जवाब आया 25। अब मैं मिसिंग कलर्स उड़ाने लगा हूं क्योंकि अब ये मिसिंग नहीं रहा। अब मैं एक फिक्रा बोलने लगा हूं। ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी सोल्ड गुड्स फॉर ₹24 एट अ मार्जिन ऑफ 25%। सर कॉस्ट तो दी नहीं होती थी, कॉस्ट आज इसलिए दी हुई है कि मार्जिन निकालना था। सोल्ड वाली फिगर गिवन है। एक और चीज बता दें, सोल्ड, अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट, तो वो भी अगर हल्का फुल्का कोई यहां से पता चल रहा है ना, वो भी आप मुझे बता दें कि सोल्ड की फिगर कितनी है। सोल्ड, एक्सेलेंट। सोल्ड किसने आपस की सेल की? एस ने। आगे जाने से पहले एक और चीज सुन लें, ये देख ले, उसकी परचेज 24 होगी ना। मैं तो आगे सवाल पढ़ ही नहीं रहा, उसकी परचेज कितनी होगी? वो सॉरी मिट गया था, इनटू इज इक्वल टू 25%। आपने क्या किया सर? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी तक येलो और ग्रीन वाली लाइन पढ़ के जो मुझे समझ आया मैंने वो कर दिया है। रिपीट करते हैं जी। ड्यूरिंग द ईयर एस सोल्ड, सेलर बताएं कौन है? सेलर। हु विल बुक प्रॉफिट? एस। किसका प्रॉफिट निकालने वर्किंग में जाके? एस की बुक्स में। ठीक है, एस का मार्जिन निकल आया 25%। सेलर का हमेशा मार्जिन निकालने, सेलर का मार्जिन निकालना है हमेशा, ये बात याद रखिएगा। ओके जी, ये सारी बातें ना पेपर में जरा हेल्प कर जाती हैं। सेलर का काफ अलिफ का लिखा मैंने। ड्यूरिंग द ईयर एस सोल्ड गुड्स एट अ प्राइस ऑफ 24, दीज गुड्स हैड कॉस्ट एस 18 मिलियन। तो फिर दूसरे की ये परचेज होगी ना यार। ड्यूरिंग द ईयर, अब अगली बात है, ड्यूरिंग द ईयर पी सोल्ड, बट पी इज नॉट सेलिंग टू एस, इसलिए आगे एस उसको ही नहीं लिखा हुआ। तो पी ने तो किसको बेचा होगा? बाहर की दुनिया में। सरासे को वेल डन, वो वाली जो बात आपको याद है अगर। ड्यूरिंग द ईयर पी सोल्ड 20 मिलियन एट कॉस्ट टू पी ऑफ दीज गुड्स। पी को जो कॉस्ट पड़ी उस कॉस्ट में से 20 की बिक गई। वैसे पी को कॉस्ट पड़ी कितनी है? इस 24 वाली कॉस्ट में से 20 वाली कॉस्ट की चीजें बिक गई। तो बता दें कितनी वाली अभी तक पड़ी हैं? 4 lying in buyer stock. If P sells 20 वाली चीजें from 24 वाली चीजें, then P will show 4 as its closing stock of these goods for 30. 20 वाली चीज इसने 30 की बेच दी। 20 वाली चीज कितने की बेच दी? अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 30 सवाल के अंदर इररेलेवेंट है, मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये 30 आउटसाइड वर्ल्ड की सेल है, इसकी मुझे टेंशन नहीं है। और मेरे माय डियर, मुझे इस 18 की भी टेंशन नहीं थी, मुझे इस 18 की भी टेंशन नहीं थी। ये 18 तो मार्जिन निकालने के लिए यूज हो गया। आपको आज मैं 3 फिक्रे बोलने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा। 18 यूज किए मैंने, लेकिन यूज करके, जैसे अस्तगफिरुल्लाह, आप लेकिन यूज करके हमें फारग कर दिया है, तो अस्तगफिरुल्लाह। तो 18 के साथ हमने वो सलूक किया है, इसे यूज किया है और यूज करके इसे फारिग कर दिया। अब हमारे किसी काम का नहीं है। सवालों के अंदर 3 फिगर चाहिए होती हैं, सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट। आज सुन लें, सोल्ड ये होती है जो अगले की परचेज होती है, अनसोल्ड ये होती है, और अनसोल्ड का प्रॉफिट फिर हम निकालते होते हैं। बताएं जी, ये क्या होती है? सोल्ड, नहीं, ये अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट। इस 24 और 24 की टेंशन होती है, इसको कैंसल आउट करना होता है। P&L के सवाल में एक ने सेल में डाला हुआ है -24, एक ने परचेज में डाला हुआ है -24, ये इसकी हमें टेंशन होती है। 18 और 30 की टेंशन नहीं होती, क्योंकि 18 बाहर की दुनिया से खरीदा है, जानने वाले को 24 का बेचा है, जानने वाले ने 24 का खरीदा है, उसमें से 20 का बेच दिया एट कॉस्ट टू हैंग्स। इसको तो 24 की कॉस्ट पड़ी है, 24 वाली कॉस्ट में से 20 वाली कॉस्ट की चीजें बेच दी, तो 4 वाली कॉस्ट की चीजें बच गई।
तो बाकी जिसने कितने की बेची हमारी बला से, 30 को हमने क्या करना। चलें जी, रिलैक्स हो जाएं और दोबारा करते हैं इस एडजस्टमेंट को। अच्छा, प्रॉफिट अगर मिसिंग हो किसकी बुक्स में निकाल लें, ये कहीं लिख लें, प्रॉफिट सेलर की बुक्स में निकाला करना है। सेलर कौन, जो आपस की सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट्स जो आपस की सेल कर रहे हैं उसकी बुक्स में निकाला करना है। ये पहले लिख लें, फिर अगली बात मैं चलाता हूं। प्रॉफिट जो आपस की सेल कर रहे हैं उसकी बुक्स में निकाला करना है। प्रॉफिट परसेंटेज कर लेंगे, ज्यादा अच्छा लफ्ज़ है। प्रॉफिट परसेंटेज जो आपस की सेल कर रहे हैं उसकी बुक्स में निकाला करना है। प्रॉफिट परसेंटेज जो आपस की सेल करे उसकी बुक्स में निकाला करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके तो खाली येलो वाला पढ़ें यार। हाँ जी, ये होमवर्क में भी था, बिल्कुल एक होमवर्क में था। ड्यूरिंग द ईयर एस सोल्ड गुड्स टू पी एट अ प्राइस ऑफ, लेकिन अब मोहतरम मैं ना सारी चीजें साथ साथ टेकअप करूंगा, इसलिए अब जरा आपने दोबारा देखना है। एस सोल्ड गुड्स टू पी एट अ प्राइस ऑफ 24, तो ये एस की सेल है और पी की परचेज है। दीज गुड्स एट कॉस्ट एस 18, आपको पता है परचेज कॉस्ट पे आती है, तो ये कितने की पड़ी है एस को, 18 की। ड्यूरिंग द ईयर पी सोल्ड 20 एट कॉस्ट टू पी, पी को जो कॉस्ट पड़ी है वो 24 पड़ी है, उस 24 वाली कॉस्ट की चीजों में से 20 वाली चीजें बेच दी, तो कितनी पड़ी रह गई, 4 वाली चीजें पड़ी रह गई। 4 इसका क्या है जी, क्लोजिंग स्टॉक। लाइंग इन बायर स्टॉक ऑफ दीज गुड्स, 20 वाली चीजें बेच दी फॉर 30, इसने कितने की बेची, 30 की। अब यार आपस की सेल और बायर स्टॉक की टेंशन है, इन दोनों की टेंशन नहीं, इसलिए मैं इन दोनों को काट रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा 18 को मैंने यूज किया किसी और मकसद के लिए। 18 को कहां, किस मकसद के लिए यूज किया, 24 माइनस 18, 6 निकाला है मैंने, 6 निकाला है। 6 को फिर मैंने 24 से डिवाइड कर दूं, 18 से डिवाइड कर दूं, वो मेरी मर्जी है। इस डेटे की बुनियाद पर आपस की सेल करने वाले का नाम बताएं। चलो जी, गुड, S2P, ये हमारे सवाल की वर्किंग नंबर 7 बनेगी, S2P। आगे बोलें जी, S2P के बाद सोल्ड, बेचने वाले ने कितने का बेचा, 24 का। खरीदने वाले के पास कितना अभी तक पड़ा है, 4। अब क्या निकालने हैं जी, अनसोल्ड का प्रॉफिट। 25% मार्जिन है, तो मार्जिन का मतलब है 4 को डिवाइड करो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो 25 से। क्या जवाब आ गया, 1। जी बिल्कुल, जल्दी है इनको आज यार, तंग तो करने दिया करो यार, हद होगी यार। अब इतना भी राइट नहीं यार, हद होगी रोजाना ही यार, लुट मची गई यार। डन। मैं अब वर्किंग 7 के अलावा ना सब मिटाने लगा हूं। वर्किंग 7 क्योंकि मुझे P&L के सवाल में ना हेल्प करेगी। uh, 24 समझ नहीं आया, हाँ दोबारा जल्दी से, क्या जल्दी से क्यों, आराम आराम से। हाँ नहीं, पिछले से नहीं। ड्यूरिंग द ईयर एस सोल्ड गुड्स टू पेरेंट एट अ प्राइस ऑफ 24, तो ये एस की सेल है, तो पी की क्या होगी, अगली बात, दीज गुड्स हैड कॉस्ट सब्सिडरी 18, सब्सिडरी ने 18 की खरीदी थी। अब यहां पे रुक जाए, अगर 18 की खरीदी है तो 6 कमा लिया, आपस की सेल एस कर है, पी ने तो फिर आगे किसी को बेचना है। ये मैं कह रहा हूं, जो आपस की सेल करेगा उसकी बुक्स में मार्जिन निकालना है या मार्कअप। आपस की सेल कौन कर रहा है, एस, तो एस ने कितना कमाया है, 6। अगर मैं 6 को 24 से डिवाइड करता हूं तो मार्जिन निकल आता है, वो मेरा निकल आया 25%। आगे सवाल पढ़ा मैंने, ड्यूरिंग द ईयर पेरेंट ने बेच दी 20 वाली चीजें, 20 की नहीं बेची, जो पेरेंट के पास
कॉस्ट थी वो 24 थी, देख लो पेरेंट की कॉस्ट 24 थी, उस 24 वाली कॉस्ट में से 20 की कॉस्ट वाली चीजें बेच दी, तो फिर पड़ी कितनी रह गई होंगी? 4 की कॉस्ट वाली। ये क्लोजिंग में जाएगा क्योंकि जिस वक्त पड़ी है। अगर मैं 24 की खरीद के 20 की चीज बेच, 20 रुपए की नहीं बेच रहा, 20 वाली, अगर मैं 24 की खरीद के 20 वाली चीज बेच दूं तो मेरे पास कितने वाली चीज पड़ी रह जाएगी? 4 वाली। और ये मैंने कितने की बेची हैं? 30 की बेची। ओके, डन। अब बता दें जी व्हाट वी आर सपोज टू डू। अभी बैलेंस शीट का सवाल है ना, 24 और 4 का कुछ नहीं करना। 1 रुपए की एंट्री, बेचा किसने? एस ने, तो एसआरई डेबिट 1 रुपए से। चलें जी, एंट्री पोस्ट कर दें, एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। एस टू पी का अनरियलाइज प्रॉफिट, एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अच्छा, इस एडजस्टमेंट की ना आगे रिवीजन आने वाले दिनों में, इस तरह की और भी इंग्लिश वाली चीजें आएंगी। ओके, हाँ रिवीजन हो जाएगी। ओके, चलिए जी आगे। ओके, दिस इज ऑल रफ वर्किंग, ये वर्किंग 7 इज मेन वर्किंग। चलिए जी, फिर जो लोग नोट करें, बाकी लोगों के लिए एडजस्टमेंट पढ़ें। Hanks carried out annual impairment test on goodwill. Carried out annual impairment. भाई अब जब अगली एडजस्टमेंट आ जाएगा ना, पिछली छोड़ दिया करें, पिछली घर जाके पढ़ा करें दोबारा, अगली एडजस्टमेंट को नुकसान ना किया करें, क्योंकि पेपर के अंदर ऑब्वियसली 70-80% एडजस्टमेंट होती हैं, 10-20% जो आती हैं हर दफ़ा सवाल में नहीं आती हैं, वो अगली दफ़ा वालों को कराई जाती हैं। तो इसलिए 70-80% एडजस्टमेंट पे फोकस करें, आप लोग 100% मार्क्स लेने के चक्कर में ना नहीं। हैंक्स हैज कैरिड आउट एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑन गुडविल। हैंक्स हर साल गुडविल को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारती है, और गुडविल को गुजारना भी चाहिए हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से, इन अकॉर्डेंस विद IFRS 3 एंड IAS 36। IAS 36 इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड है। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ गुडविल एट 31/12/12 एंड एट 31/12/15 इज 4.5, 5 और 4.5। ओके, अच्छा यार, गुडविल की हमें अभी तो हमने वैल्यू निकाली नहीं, तो फिर रिकवरेबल अमाउंट को मैं बुक वैल्यू से ही कंपेयर कर सकता हूँ ना, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मजबूरन गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल पहले निकाल लेते हैं, फिर उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर लेंगे। गुडविल निकालेंगे, रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे, तो डिफरेंस का नाम इम्पेयरमेंट लॉस रखेंगे। वो गुडविल निकालनी थी, लेकिन इस एडजस्टमेंट के लिए मैं जरा जल्दी इसलिए निकालना चाह रहा हूं कि इस एडजस्टमेंट के बाद जब मैं गुडविल निकाल लूंगा तो फिर इस एडजस्टमेंट को भी करके ही अगली एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। अगर अभी मैं इम्पेयरमेंट लॉस निकालना चाहूं तो मैं निकाल नहीं सकता, फिर मैं अगली एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं, फिर मैं इम्पेयरमेंट लॉस तो निकाल नहीं सकता जब तक कि क्या ना निकला है, गुडविल ना निकला। तो इसलिए मैं रुक गया हूं, जरा गुडविल निकालने हैं, क्योंकि अगली एडजस्टमेंट तो डिविडेंड की है। ओके, पढ़ें जी। एनसीआई को प्रोपोर्शनेट पे रख दें, फिर एनसीआई को प्रोपोर्शनेट पे बोलें जी। 20 इंटू 20% कितना आ गया? 4। एनसीआई, अच्छा जी, गुडविल बता दें कितने आ गए? 17.5। 17.5। अच्छा, अब आप ज़बानी बता दें, मुझे बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े,
मुझे ज़बानी बता दें, बुक वैल्यू कितनी है? 7 पॉइंट। यार अगर आपका दिल चाहे ना पेपर में, तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा, आप कर दिया करें, यकम जनवरी 12 इस पे धड़ल्ले से लिख दें। ये सारी फिगर्स एक्विजिशन डेट की होती हैं, सारी फिगर्स, और ये गुडविल प्योरली एक्विजिशन डेट पे निकलती है। यकम जनवरी 12, एक फिगर भी इस पे यकम जनवरी 12 के अलावा वाली नहीं होती। ये बात दावे से कह रहा हूं, ये एक्विजिशन डेट है वो। हाँ, ये तो मैंने डेटा सवाल के सामने रख के लिखा है यार। छोड़े जी, आप लोग इधर आए। वो भाई से मूड में है जरा। यकम जनवरी 12, व्हाट इज डेट ऑफ एक्विजिशन? यकम जनवरी 12। तो सारी फिगर्स यकम जनवरी 12 की हैं। अच्छा, आप बताएं यार, बुक वैल्यू कितनी है? 17.5। यकम जनवरी 12 की बुक वैल्यू है। 31/12/12 को ये बुक वैल्यू अगर 17.5 उधर है, इधर पड़ा हुआ 18, तो इंपेयरमेंट नहीं आएगी। लेकिन यकम जनवरी 12 को हमने खरीदा, उसे साल बाद 5 की रह गई है बेचारी, तो इंपेयरमेंट अच्छी खासी आ गई है। अच्छा, एक इंपेयरमेंट लॉस ये आ गया, फिर आगे चलें तो 5 रह गई थी, वो फर्दर 4.5 हो गई। अब एक और इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है। चलें जी, अब आप मुझे वर्किंग नंबर 8। अभी रशीद, ये क्या हो रहा? ये कौन सा अकाउंट खुल गया रे आज? गुडविल का अकाउंट खोल रहा? ये क्या हो रहा? और खोलने दे यार, खोलने दे। खैर है, एंटर टाइम में बैलेंस शीट के मुंह पे शो नहीं कर रहा। मैं अकाउंट खोल रहा हूं, मेरी मर्जी। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट। मैं गुडविल बैलेंस शीट के फेस पे शो करता था ना, तो मैं किसी वजह से अकाउंट खोल रहा हूं, जरा मुझे आसानी फील हो रही है। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल। जिस तरह एसेट का अकाउंट होता है ना, वो डेप्रिशिएट होता है, गुडविल का अकाउंट इंपेयर होता है। तो एसेट समझिए प्लांट का अकाउंट है, जैसे डेप्रिशिएट होने लगा, तो गुडविल अकाउंट है, इंपेयर होने लगा। बोलें जी, यकम जनवरी 12 को इसकी बीवी कितनी आ रही है गुडविल की? ये किस वर्किंग से आई है? अच्छा, 31/12/12 को ये गिर के कितने की रह गई? 5 की। देखते रहना 2 मिनट के लिए, नहीं नोट नहीं करना, देखते रहना 2 मिनट के लिए। 31/12/13 को गिर के कितने की रह गई? कुछ नहीं हुआ 31/12/13 को। इसका मतलब है ये यकम जनवरी 12/13 की ओपनिंग भी यही होगी। अच्छा, इसके बाद यकम जनवरी 14 का ब्रॉड डाउन 5, तो 31/12/14 को कोई रिकवरेबल अमाउंट सवाल ने दी है। इसका मतलब है जो जैसे लैंड चल रही होती है, बीडी कैरी डाउन बराबर चल रहा होता है, तो इंपेयर ही नहीं हुई, तो गुडविल अमोर्टाइज तो होती नहीं, तो 5 ही लिख दें। अच्छा, इसके बाद यकम जनवरी 15, बोले तो बीडी 5। 31/12/15 को कोई तकलीफ हुई गुडविल को? कोई तकलीफ हुई गुडविल को? क्या हुई? 4 पॉइंट, फिर दोबारा गिर गई 5 से किस पे? 4.5 पे गिर गई। अब आप मुझे बता दें कि इंपेयरमेंट लॉस 2012 में कितना आया था? 12.5। इस साल इंपेयरमेंट लॉस, इस साल 0, और इस साल इंपॉर्टेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस 0.5। अब आप मुझे बता दें कि एज ऑन इंपेयरमेंट लॉस कितना है? एज ऑन इंपेयरमेंट लॉस 13, और फॉर द ईयर इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 0. और यार जिस तरह 4 सालों की डेप्रिसिएशन निकलती है, इस तरह 4 सालों का मैंने इंपेयरमेंट लॉस निकाला है। थोड़ा सा समझने के लिए आसान होता है, पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बच्चे ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ लेते हैं। इस वजह से आज तक ना कभी 2 सालों के एंड की रिकवरेबल अमाउंट उसने दी नहीं थी, तो आज 2 सालों पे स्टॉप लगा के रिकवरेबल अमाउंट दे दी। आपके जहन में आएगा ना, सर क्यों गुडविल का अकाउंट बना रहे हैं? आज रिकवरेबल अमाउंट कितनी दफ़ा दी है? 2 दफ़ा दी है। पहले कितनी दफ़ा दी होती थी? तो हम एक ही दफ़ा उसी साल इंपेयर कर लेते थे बस। लेकिन आज कितनी दफ़ा दी है? तो मुझे मुनासिब महसूस हुआ कि अकाउंट बना दूं, ताकि बीच में से आपके जहन में कॉन्सेप्ट बन जाए। ये ना हो रहा हो कि बीच में स्किप क्यों हो रही हैं चीज़ें, बीच में इंपेयर नहीं हो रही। तो ये समझने के लिए बहुत अच्छी वर्किंग है। तो अब ये इसे मैं 4 सालों की डेप्रिसिएशन कहूँ, 1 2 3 4 ही नहीं, 4 सालों की इंपेयरमेंट, दैट इज 13।
तो एंट्री बता दें यार इस 13 की। एनसीए प्रोपोर्शनेट पे है, एनसीए प्रोपोर्शनेट पे है। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और गुडविल, इम्पेयरमेंट लॉस को काट के सीआरई, सीआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट। खर्चा बुक कर लें। इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल का कितना, 12 नहीं यार, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट गुडविल क्रेडिट हो गई यार, गुडविल क्रेडिट होगी, बस इसका कैरी डाउन उठा लें, कैरी डाउन उठा लेना। क्रेडिट तो हो गई है, देखें क्रेडिट तो हो रही है, तो डबल एंट्री आप पोस्ट करने की जरूरत नहीं। तो गुडविल वर्किंग एट 4.5। हाँ 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 फिर जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फर्दर ये वाली अभी वो कराने लगा हूँ। आप जरा कैमरा उधर ले जाएं, बोले जी। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 13 से, गुडविल क्रेडिट 13 से, लेकिन वो 13 मैंने माइनस इसलिए नहीं किया कि मैंने टी अकाउंट बना दिया। येलो ना मैंने वैसे ही हाईलाइट कर दिया, ये शायद जब P&L बनाने लगूं तब हेल्प आउट कर दे। अच्छा पढ़ें जी आगे। अच्छा यार ये देखें इधर, इधर आए यार, कुछ बोल दें। 0.5 को मैं पढ़ने लगा हूं, इसके बारे में कुछ बोल दें आज। 0.4 के बारे में कुछ बोल दें। ये तो P&L के बारे में कुछ लिखा हुआ, इसे छोड़ें। 0.4 के बारे में कुछ बोल दें। भाई डिविडेंड आ गया है बैलेंस शीट के सवाल में, क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियो, बस बैलेंस शीट के सवाल में जब भी डिविडेंड आ जाए क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोस। अब देख लेते हैं। पेरेंट ने भी डिविडेंड बांटा है, सब्सिडरी ने भी डिविडेंड बांटा है। सवाल खामोश है, उसने लिखा है प्रोपोज किया है, और आपको पता है दिसंबर चल रहा है 2015 का, तो इस साल सितंबर में इंटरिम ही बनता है 2-3 महीने पहले। और भाई लोग बिल्कुल इंतजार नहीं करते डिविडेंड का। प्रोपोज्ड बिल्कुल, इसने अजीब सा लफ्ज लिखा है, असल लफ्ज पेड है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये बताया हुआ है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैं आपको बताता हूं कि जब भी सवाल खामोश होगा आप क्या एज्यूम करेंगे, डिविडेंड लेने लोग भागते हैं या कंपनीज डिविडेंड को पेएबल ही खड़ा रखती हैं हमेशा? डिविडेंड लेने लोग भागते हैं या कंपनीज की किताबों में पेएबल ही नजर आता रहता है? भागते हैं लोग डिविडेंड लेने के लिए। अल्लाह आपका भला करें। डिविडेंड लेने के लिए लोग भागते हैं। वो किधर है, किधर है यार? नहीं ज़्यादा ऊपर नहीं है जी। एक मिनट मैं बता दूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एंटिटी अनाउंस्ड, एंटिटी प्रोपोज्ड, एंटिटी सजेस्टेड, डिविडेंड, वी विल अज्यूम इट इज पेड। हम अज्यूम करेंगे ये क्या हो गया, पे हो गया। प्रोपोज करे, सजेस्ट करे, मशवरा दे, तो इसका मतलब है डायरेक्टर्स ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। प्रोपोज का मतलब है ऐलान कर दिया। जब ऐलान कर दिया तो फिर लोग लेने के लिए आ गए। तो इसलिए मोहतरम पहले कॉन्सेप्ट तो मैंने ये आपको बताया था कि डिविडेंड के बारे में जब भी सवाल खामोश होना तो आपने हमेशा एज्यूम करना है डिविडेंड क्या हो गया है, पे हो गया। अब जब डिसाइड हो गया डिविडेंड पे हो गया है तो हमारे 5 सिनेरियोज में से कौन सा वाला सिनेरियो है? 5वां सिनेरियो। जब 5वां सिनेरियो है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत, और पेरेंट सब्सिडरी के डिविडेंड की तो कभी कभी टेंशन लेनी पड़ती है। 5 सिनेरियोज हैं, पेरेंट के डिविडेंड के 5 सिनेरियोज भी नहीं है। पेरेंट का डिविडेंड तो बस माइनस अकाउंटेंट ने कर दिया तो हम रिलैक्स करें, क्योंकि पेरेंट के डिविडेंड का कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट से कोई ताल्लुक। असल में ना यार एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 भी है, कभी मैंने नजर नहीं पड़वाई आपको। जब डिविडेंड अनाउंस करते हैं ना, ऐलान करता है पेरेंट, तो इसके लिए एंटाइटल सब्सिडरी नहीं होती,
इसके अपने ओनर होते हैं कोई पुराने से लोग। तो ये मैंने बताया था, आपस की कोई कैंसलेशन नहीं होती। तो पेरेंट का डिविडेंड सादा सा है, रिकॉर्ड हो चुका हुआ है, तो बस छोड़ें परे, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, आपको कैसे पता चला रिकॉर्ड हो चुके हैं? मोहतरम, सवाल ने बड़ा बड़ा पेड का लफ्ज लिखा हुआ है। सर कहाँ पेड का लफ्ज लिखा हुआ है? सवाल साइलेंट हो तो हमेशा एज्यूम करेंगे डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड लोग छोड़ते जब कंपनी ऐलान करती है डिविडेंड मिलने लगे तो शेयर होल्डर कहते हैं इसीलिए तो शेयर खरीदे हुए थे, इसीलिए तो शेयर खरीदे हुए थे। तो हमारे तो घर का खर्चा इस पे चलता है, साल साल इंतजार करते रहते हैं हम डिविडेंड कब आना है, और जब डिविडेंड आ जाए तो डिविडेंड फौरन पे करना पड़ता है। कहाँ पहुंच गए IAS 41 पे? वापस आ जाइए जी जिथे दी। जी मोहतरम, 2014 में साल के एंड में जैसे वर्किंग 6 में करते हैं सर, अगर 2014 का ईयर एंड वर्किंग 6 बना रहे हैं तो उसमें 2013 की डिविडेंड जो है वो इशू आ रहा होता है। तो सर अगर वो उसी साल अगर इशू किया हो उस साल में तो हम फाइनल हम ये अज्यूम करेंगे कि उसी साल वो पे हो गया 100%। 14 में, 13 का तो सारी बात है, 14 का ही फाइनल डिविडेंड 14 में 13 का वो हो ही नहीं सकता, ऐसा सवाल दे ही नहीं सकता, वो सवाल गलत है। अच्छा जी, नहीं आप नॉर्मली होता है, कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं, अगर सवाल में ये लाइन ना लिखी होती तो फिर टीचर कहता है इसका जवाब ये होता, फिर ये होता। और कई दफ़ा बच्चा सवाल पूछते हैं, सवाल में ये लाइन ना लिखी तो टीचर कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होती ना, कुछ चीज़ों का लिंक भी तो डेवलप करना होता है, तुक भी तो बनानी होती है। ओके अच्छा यार, ये जो इन्होंने डिविडेंड पे कर दिया है तो रिकॉर्ड तो अल्लाह का शुक्र है हो चुका है। ज़रा नज़र मार के आते हैं कि सही परसेंटेजेस पे रिकॉर्ड हुआ है या गलत पे, 10% और 25%। ज़रा मैं नज़र माराता हूँ कि परसेंटेजेस इसने सही लगाई हैं। शेयर कैपिटल पेरेंट का कितना है? पेरेंट का 40,000 और सब्सिडरी का 10,000। तो मैं ज़रा इसकी जो वर्किंग 6 शहजादे ने हमारे ने करके दी हुई है, आज हमें अल्लाह भला करे इसका, उसमें ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ कि डिविडेंड्स की परसेंटेजेस ने सही लगाई हुई हैं। शेयर कैपिटल कितना है पेरेंट का? 40,000 या 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना है? 4,000। ठीक है, उसने रिकॉर्ड कर लिया हुआ अकाउंटेंट ने। और 10,000 अभी कंसोलिडेशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी जी। 25% कितना आ गया? 2500। अच्छा अब इसकी आदत डालें उंगली रख के, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये माइनस हो गया, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये माइनस हो गया। बस इसकी टेंशन जरूर लेनी होती है 5 सिनेरियो सोच के, क्योंकि ये एस बांट रही है ना, तो 5 सिनेरियो सोच के जरूर टेंशन लेनी होती है, लेकिन 5वें सिनेरियो में ये 5वां बन रहा था 5 में से, तो इसलिए अब इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। और वर्किंग 6 में कब आता है? जब अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका हो। तो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड आपके सामने कर दिया, तो कंसोलिडेशन के एतबार से इसकी टेंशन अब नहीं लेनी। अच्छा इसमें गलती नहीं आएगी, नहीं, ऐसी गलतियां नहीं देगा आपको। ओके चलें जी, डन। अब बता दें, 1 मिनट, आप बता दें ये कौन सा सिनेरियो बना? 5th सिनेरियो। सो डू नथिंग। जी मोहतरम, अगर हाँ अगर अनलेस के सवाल बता दे पे नहीं हुआ, वो फिर और बात है, फिर सवाल वादे बताएगा, फिर हाँ फिर वर्किंग 6 में नहीं होगा। अगर रिकॉर्ड वगैरह नहीं होगा तो वर्किंग 6 में नहीं होगा। हाँ वो तो अगले साल जाके रिकॉर्ड होगा, अगले साल की कुछ। जी बिल्कुल, हमारे साल नजर ही नहीं आएगा वो। ओके फाइनल अकाउंट में ये इंशाल्लाह करेंगे हम। चलें जी, इट्स ओवर नाउ। बैलेंस शीट के सवाल एतबार से सवाल पूरा हुआ, इसके आप टोटल्स कर लें। CRE NCI। अच्छा यार, आज आके ना डिविडेंड के बारे में मैंने आपको वही बातें कहनी है। देखें इधर सारे बैलेंस शीट का सवाल करते हुए डिविडेंड में 5 सिनेरियोस, अगर सब्सिडरी डिविडेंड बांट रही है तो कितने सिनेरियोस? 5वें में से सवाल साइलेंट हो तो अज्यूम करेंगे पेड है। वर्किंग 6 में तब शो करने जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ। आज तो वर्किंग 6 हमें गिवन थी तो इसलिए शो हुआ था। और प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, शायद आपको वो बात पहले याद आ जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे डिविडेंड का क्या करना है, वो तो भी हमें शुरू ही नहीं कर रहे हैं। ओके चलें जी। और यार आज वैसे ही बता दो, इधर कितना आ रहा है?
27 पॉइंट, आज यही बता दो, कोई फिगर मिसिंग है? 22.24, 5.6। चलें जी, SRE SRE 5.6, carry down 64.2, carry down 9.6, 9.6, जी 58.8, 86.5, 86.5, 29.5, done, 14, 9.8, 9.8। वो फरमा रहे हैं साथ साथ डबल एंट्रीज लेके चलें, टेंशन वाली बात ही नहीं। साथ वालों के भी साथ हो यार, उन्होंने भी पैसे दिए हुए हैं। नहीं वो अगली रो क्या एक दफ़ा नहीं हो सकता मेरे भाई, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होगा कल। अच्छा टाइम पे ख़त्म भी करना है। ओके मोहतरम, अगली बात गौर से सुनिए। अब हमने बनाना शुरू करना है P&L, लेकिन अब वो जो चीज़ें छुपाई हुई थी, टॉयज़ बोरी में डाल दिए हुए थे, उनको आप निकाल लेते हैं। लेकिन उनको ना अब कुछ 9/12 6/12 वाला चक्कर नहीं है आज, क्योंकि आज ये अपनी एतबार का पहला सवाल है। जिस सवाल उधर उधर करो, कुछ लोग अभी नोट कर रहे हैं। अच्छा, ये अपनी एतबार का पहला सवाल है आज, जिसमें पेरेंट ने सब्सिडरी को कई साल पहले खरीदा हुआ है और P&L बैलेंस शीट दोनों की बने। इस तरह का हल्का सा सवाल मैंने पिछली क्लास में भी करवाया, लेकिन उसमें खाली P&L मांगा हुआ था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इंपेयरमेंट लॉस एज ऑन भी है, फॉर द ईयर भी है। लेकिन ये आज अपनी एतबार का फुल फ्लेज पहला सवाल है, जिसमें P&L भी है, बैलेंस शीट भी है, और करंट ईयर एक्विजिशन नहीं है बल्कि सम इयर्स बैक है। ओके, ले आए जब इधर। अब आपने ना बड़ा एंजॉय करना है एडजस्टमेंट्स को। सबसे पहले इजी मार्क्स ले लेते हैं, इन सारों को लिख देते हैं और इसकी वर्किंग नंबर 5 खोल लेते हैं। शुक्र है आज इन्वेस्टमेंट इनकम कोई नहीं है। ओके चलो जी, सेल बोलें जी। 1 to 5 और 117। आगे कॉस्ट ऑफ सेल 65 64। आगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन 60 और कोई नहीं, वो अलाइनमेंट आउट होगी। 48 और 31। आगे जी अदर इनकम बोलें तो 3 + 0। ओके चलें जी, वर्किंग 5 साथ ही खोलने करनी है यार, ये नहीं भूलना। वर्किंग 5 एस का प्रॉफिट कितना 22। वैसे ना आपने हैंड रिटन पेज 6 वगैरह को खोलना नहीं होता। हैंड रिटन पेज 6 पे ना वर्किंग 5 का फॉर्मेट बना हुआ है, तो वो सफ़ा खोले बगैर ही ज़रा आज चेहरा ऊपर करके वर्किंग 5 की चीज़ें मुझे रिवाइज करवा दें। वर्किंग 5 में दो चीज़ें मैं पहले सादा सी बताता हूँ। सब्सिडरी टू पेरेंट स्टॉक की रिवर्सल, सब्सिडरी टू पेरेंट फिक्स्ड एसेट के प्रॉफिट की रिवर्सल। दो चीज़ें ये हो गई। डेप्रिसिएशन सरप्लस पर आती है, यानी डेप्रिसिएशन बढ़ती है, तो डेप्रिसिएशन सरप्लस की और डेप्रिसिएशन लॉस की।
और इम्पेयरमेंट लॉस इधर सिर्फ तब आता है जब एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे हो। खत्म। एस प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट्स होती हैं। सर फेयर वैल्यू पे क्या फेयर वैल्यू पे हो? एनसीआई अगर फेयर वैल्यू पे हो, प्रोपोर्शनेट मेरे मुंह से निकला है, जुबानी है, इंसानी है। जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो तो फिर यहां पे उसकी क्या आ जाएगी? इंपेयरमेंट लॉस। लेकिन साइडें जरा चेक करें, जरा साइडें कौन कौन सी? सब्सिडरी से पेरेंट जो स्टॉक बेचा, सब्सिडरी से पेरेंट जो फिक्स्ड एसेट बेचे, इनका प्रॉफिट एस ने बुक किया हुआ है, ये दोनों आ जाते हैं इधर। नंबर 3 डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस। नंबर 4 डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे। ठीक है, ये तो वर्किंग 5 की बातें हैं। फेस पे जो पोस्ट होना होता है वो डबल एंट्री से हम समझते हैं, वो डबल एंट्री से जरा ज्यादा आसान होता है। वर्किंग 5 से उम्मीद है आज आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। ओके चलें जी, अब एडजस्टमेंट्स को इस एतवार से पढ़ना शुरू करते हैं। पहली एडजस्टमेंट जी, माय डियर मोहतरम, पहली एडजस्टमेंट मैं पोस्ट करने लगा हूं। ये बैलेंस शीट की है, ये है वर्किंग, ये 4 सालों की डेप्रिसिएशन है, मुझे फॉर द ईयर चाहिए। आज मजबूरन एक वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, 3/10 ज़रब 1। आज मजबूरन एक वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, और वो वर्किंग आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरा मशवरा है, मेरे ख्याल से मैंने किताब में भी इसी तरह की हुई है। वो वर्किंग ना प्रॉफिट एंड लॉस जहां बन रहा हो उसके फुट पे शो कर दें, फुट नोट्स के तौर पे शो कर दें, अलग से कोई नई वर्किंग खोलने की जरूरत नहीं है। 3/10 ज़रब 4 ने तो 4 साल की डेप्रिसिएशन दी थी, और मैं 4 साल की तंदू, ये कौन कौन से थे? ये 4 साल थे, 2012, 13, 14, 15। ये 4 साल की डेप्रिसिएशन में ऐसा री में लेके गया था 4 साल की डेप्रिसिएशन। अब मुझे 4 साल की नहीं चाहिए, 12, 13, 14, 15 की नहीं चाहिए, मुझे 15 की चाहिए। आई डू नॉट नीड डेप्रिसिएशन ऑफ 12, ये 4 साल कौन से हैं? 12, 13, 14, 15। आई नीड ओनली 15। तो मैंने ये आपको मशवरा दिया है कि इसके फुट नोट में ना एट्रीब्यूटेबल वगैरह के बाद जो जगह बचेगी वहां पे बेशक आप कर दिया करें। इसका नाम जो मर्जी रख लें, डेप्रिसिएशन नाम रख लें, डेप्रिसिएशन नाम रख लें। 3/, ये कितने साल की डेप्रिसिएशन आ गई? और हमें चाहिए भी 1 साल की है, एक लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, 0.3। अब एंट्री इधर से देख लें, थोड़ी सी बूटी मारने, चोरी कर लें, एंट्री इधर से देख लें, फिगर तो इधर से ना उठाइएगा, एंट्री देख लें। खर्चा बढ़ा दो, खर्चा बढ़ा दो। अच्छा जी मोहतरम, हैंड रिटन पेज 7 पे जाके मैं तो देखूंगा, ताकि जरा एक तसल्ली सी भी दिल को हो जाए। हैंड रिटन पेज 7 पे मोहतरम ये बनती है एडजस्टमेंट नंबर 4, रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एसेट्स। सरप्लस आया, एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, खर्चे बढ़ा दो, एसेट कम कर दो, हिट वर्किंग 5, हिट वर्किंग 5, क्योंकि एस के एसेट्स की डेप्रिसिएशन है ना। तो चलें जी, अब पहले तो डेप्रिसिएशन का खर्चा डेबिट करें, एज ऑन वाला है ये, फॉर द ईयर वाला। मशीन तो नहीं लिखा हुआ कहीं एसेट का नाम, प्लांट लिखा हुआ एसेट का नाम। ओ ये कॉस्ट ऑफ सेल में जानी है, फिर देख लेने प्लांट, हाँ प्लांट लिखा हुआ एसेट का नाम। भाई प्लांट लिखा हो, मशीन लिखा हो तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, लेकिन फॉर द ईयर वाली सिर्फ, क्योंकि ऊपर आपने लिख दिया फॉर द ईयर 15। अब अन्य 1.2 नहीं उठा लेना। डेप्रिसिएशन डेबिट, और अभी हैंड रिटन पेज 7 पे देख के आए हैं, हिट वर्किंग 5। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने से खर्चे कम होते हैं, 0 पॉइंट, प्रॉफिट कम होता है, सॉरी, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होता है। अब अल्लाह का शुक्र है एडजस्टमेंट नंबर 2 तो है ही फॉर द ईयर, शुक्र है। और शहजादे 2 तो है ही, और 2 बाय डिफॉल्ट होती फॉर द ईयर ही है। ये तो इसी साल स्टॉक बेचे, ड्यूरिंग द ईयर, तो ये तो ऑलरेडी फॉर द ईयर है। अब इसका नहीं, इसका ऐसे करते हैं ना। वही वर्किंग 7 कहां गई? ओहो, आपने रोका नहीं मुझे यार, हद हो गई। वर्किंग 7 S2P,
अच्छा, मैं इसको पहले अपनी ओरिजिनल हालत पे वापस लाता हूँ। बैलेंस शीट बनाते हुए हमने जो है वो ये कहा था कि इसको टिक करना है, लेकिन अब बनने लगे पी एंड एल। तो पी एंड एल में ये करना है, डिडक्ट करना है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से, और इसकी एंट्री करनी है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट और हिट वर्किंग 5। ये तो मशहूर ज़माना बातें हैं, आपको शायद याद ही हों, और ये एडजस्टमेंट है भी ड्यूरिंग द ईयर ही। तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से 24 माइनस कर दें। और थोड़ी देर पहले ना मैंने पी और एस खोल के आज रिवाइज भी करवाया कि एक की सेल में 24 पड़ा हुआ है, दूसरे की परचेज में 24 पड़ा हुआ है। तो सेल और परचेज में से माइनस कर दें, -24 -24। ऐसे ऐसे नंबर आएंगे आपके। ये -24 आप यहाँ लिखेंगे, एक नंबर -24। अच्छा अच्छा जी, ये सेल प्लस, ये सारे पेपर आसान है सीए के, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। जितना टीचर पढ़ा रहा है उतना आप कर लो ना मेरे ख्याल से, तो वो नहीं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। अच्छा जी, और कॉस्ट ऑफ सेल बोलें कितनी? 1। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक पता है मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। एक और लाइन पढ़ लें, हिट वर्किंग, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट, एस ने बेचा ना, प्रॉफिट रिवर्स करना है। एस टू पी वाला भी मैंने सुबह सुबह बताया था आपको, अभी भी 1। ये तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट फॉर द ईयर थी। चलें जी, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अब इसमें तो आप खुद ही कर दें, इसमें मेरे ख्याल से कोई सब नोट या वर्किंग की भी जरूरत नहीं, इसमें फिगर पड़ी भी है। एज ऑन कितनी है? 13 मैंने कैसे निकाली थी? 13 भाई मैंने निकाली थी ऐसे, 12.5 जमा 0 जमा 0.5। ये थी 2012 की, 13 की, 14 की, 15 की। ये थी 15 की। अब मुझे सिर्फ चाहिए फॉर द ईयर, तो फॉर द ईयर 15 की चाहिए। तो अब मैंने क्या करना है जी, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना है। इसके लिए हैंड रिटन पेज 7, हैंड रिटन पेज 7 पे पॉइंट नंबर 1, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट गुडविल एडमिन में जाना है ये। लेकिन एनसीआई अगर फेयर वैल्यू पे तो वर्किंग 5 हिट होनी है, वरना हिट नहीं होनी। तो अब एंट्री बोलें जी, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट 0.5। आज आपको पता चला कि वर्किंग 5 और वर्किंग 2 में क्या फर्क है। वर्किंग 5 और वर्किंग 2 में यह फर्क है कि देखें इधर, ये 4 सालों की डेप्रिसिएशन थी, ये 1 साल की। ये फर्क है वर्किंग 5 और 2 में। तो इसलिए अलग अलग वर्किंग्स हैं, अलग अलग ही लेके चला करें। जी बिल्कुल, एज ऑन ऑफ। नहीं सही कह रहे हैं यार, उसको बोलने दिया करो, तो आप बोलने ही नहीं देते यार। हाथ दोगी, बंदा करे भी तो थोड़ी करे। अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, एडजस्टमेंट 4 पढ़नी है। डिविडेंड को ना उसके एंगल से पढ़ना है, लेकिन डिविडेंड पढ़ने से पहले हम अपना सबक पढ़ाते हैं। कुल हु अल्लाहु अहद, अच्छा बिस्मिल्लाह, सबक पढ़ाएं। छठा कलमा सुना, खड़े हो जाओ। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। ऐसे पंजाबी जाहिल लोग हैं, अजीब अजीब मुहावरे बनाए हुए हैं। मुनकिर नकीर ने भी मैट्रिक का रिजल्ट पूछने चपेड़ मारे बंदा, पंजाबियों ने मुहावरे बनाए हुए हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 4, जब बच्चे को मोटिवेट कर रहे होते हैं ना मैट्रिक के लिए, तो ये वाले मुहावरे सुना रहे होते हैं। आप सिंध से, आपको नहीं पता, मुनकिर नकीर ने भी मैट्रिक का रिजल्ट पूछना है। चल इधर आ जा। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम बनाते हुए पीस शेयर ऑफ डिविडेंड अदर इनकम में से माइनस करेंगे अगर पी ने अदर इनकम में डाला हो। अगर पी ने अदर इनकम में डाला हो तो माइनस करेंगे। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कि पी ने अदर इनकम में ये डिविडेंड डाला हुआ है या नहीं इंक्लूड किया हुआ। कल ना मैंने आपको ये सवाल कराना है एसोसिएट्स का।
अच्छा, बड़े आसान से हैं ये कॉन्सेप्ट्स। कंसोलिडेशन नहीं है, ये कंसोलिडेशन ही है। एसोसिएट वो होती है जिसमें हम 50% से कम शेयर खरीदें, 30%, 40%, तो उसी की एक्सटेंशन है, कंसोलिडेशन ही चल रही है, समझ लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 किधर है? 33। मुकाओ यार, काम न मुकाओ, छेती करो, घर भी जाना होता है। ओके, बताएं जी। पॉइंट नंबर 4, हैंक्स एंड स्ट्रीप ईच प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% एंड 25%। मोहतरम, पेरेंट तो डिविडेंड सिर्फ बांटता है, वो एस अदर इनकम में नहीं डालती, तो इस एतबार से खुदा के लिए ना सोचिएगा। मसला सिर्फ P&L के सवालों में किसके डिविडेंड के, जब एस बांटे तो पी किधर डालता है। और आज तो सवाल भी जज्बाती हो गया, सवाल ने खुद ही बता दिया। P's share of dividend from S is appearing in, आ जाके ये सवाल ने बता दिया जो हर जगह में खुद सोचना पड़ता था। तो अदर इनकम में पड़ा है P को वो डिविडेंड जो किससे मिला है, S से, वो अदर इनकम में पड़ा है। अच्छा, S का वैसे डिविडेंड कितना है? S का डिविडेंड 2500, इसमें P's शेयर, ये एडजस्टमेंट हम कल की क्लास अगर मैं मिला लूं तो तीसरी दफा अब कर रहे हैं। तो P's शेयर ऑफ S, ये इसके फुट नोट्स में हम कर रहे हैं जी। कितना टोटल डिविडेंड है S का? 2500 इंटू 2002, सही कह रहे हो आप। अदर इनकम में डालें या माइनस कर दें? माइनस कर दें। एक बात कर दूं, आपने कहना है कमाल हो गई, ये ज़बरदस्त, ऐसे खुल के दिमाग जहन में बात बैठी कि आपने ऐसे खुश हो जाना है। इधर करो यार कैमरा, आज देखी जाएगी, इधर देखें यार। ये ना जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें पता है क्या होता है? इसमें पेरेंट ना इन्वेस्टमेंट करता है, 100 रुपये की सब्सिडरी खरीदता है और साल के एंड पे इंतज़ार करता है डिविडेंड आने का, और एंट्री करता है कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट या डिविडेंड इनकम क्रेडिट। फर्ज करें 12 रुपये पेरेंट का हिस्सा। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एंट्रीज होती हैं, सिर्फ 2 एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट पी की बैलेंस शीट में नजर आ रही होती है और डिविडेंड पी की अदर इनकम में नजर आ रहा होता है। कंसोलिडेशन कहती है उड़ाओ, फर्क करो इन्वेस्टमेंट्स को और उड़ाओ अदर इनकम को। हमने क्या करने लगे हो? कहते इसकी जगह इतनी ज्यादा चीजें ले आओ, तुम्हारा तो कब्जा है इस पे। तो हम बैलेंस शीट से उड़ाते हैं इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स उड़ा के उसके पीपी, उसके करंट एसेट्स, उसकी करंट लायबिलिटीज मुंह पे छोड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को खत्म करके इन्वेस्टमेंट्स निकल जाती हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कंसोलिडेटेड में उसकी लैंड, बिल्डिंग, करंट एसेट्स सब नजर आने लग जाते हैं। और कंसोलिडेशन इतनी हाई लेवल की चीज है कि ये अदर इनकम को कहती है निकल। अदर इनकम, डिविडेंड इनकम निकल। हम तो सेल परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल डाल रहे हैं, तू कहां से आएगी? तो डबल चीजें आ जाएंगी रिकॉर्ड। जाहिर बात है वो अपने प्रॉफिट ही बांटती है ना हमें। वो प्रॉफिट किस फॉर्म में बांटती है? डिविडेंड की फॉर्म में। तो हम तो उसकी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट कंसोलिडेट कर बैठे हैं, तो ये तो डबल अकाउंटिंग हो रही थी, इसलिए ये निकालनी पड़ती है। बड़ी कमाल बात है, ये बात जरा गौर से दोबारा देख लें। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और माने ये बात, ये एंट्री ना इंट्रो के बच्चे को भी करवाई जा सकती है। इंट्रो के बच्चों को ये एंट्री इस तरह करवाई जाती है, भाई बैंक में पैसे रखवाए, ये बैंक डिपॉजिट डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक से इंटरेस्ट आया कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है? अगर मैं और आप, हमें सिंपल लिटिल अकाउंटिंग आती हो और हम किसी के शेयर खरीद लें, तो हम लोग ये एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और साल के एंड पे डिविडेंड आएगा कैश डेबिट डिविडेंड इनकम। कंसोलिडेशन कहती है इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस शीट से फारिग करो, अदर इनकम को P&L से फारिग करो। हमने कहा फिर करें क्या? कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स उड़ा दो, उसकी लैंड, बिल्डिंग, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी सारी कंसोलिडेट कर दो, तो इन्वेस्टमेंट्स फारिग। और फिर
अदर इनकम उसने प्रॉफिट ही बांटे हैं, अदर इनकम को फारिग करो, उसकी जगह उसके सेल परचेज सारी चीजें ले आओ। हमने कहा ये तो सेल परचेज सारी आ गई हैं उसकी, तो कहता है कोई मसला नहीं, इसमें से एनसीआई को दे दो, बाकी तुम्हारी है। सेल परचेज वगैरह में से एनसीआई को दे दो, बाकी प्रॉफिट्स तुम्हारे हैं। चलें, ये तो बात कहीं और निकल गई थी। आज टोटल्स करने लगे थे हम, सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट हो गई हैं। अच्छा वो ना 218 कट के बैठे सी, गल्ला नहीं सुन रहा सी। ओ वे नहीं वैसे ही गल कर रहे हैं यार, थोड़ा जा हंसते दिया कर यार। अद्धी रात में क्लास हो रही है, हंसन नहीं दे रहा जी। 106.3 111.7 79 ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਦੇ पेपर च ना की होना, ਤੁਹਾਡਾ नेगेटिव निकल आना, फिर तुसी रोना है। 3 - 4 सर मेरी अदर इनकम नेगेटिव आ गई थी सर, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई बोंगी मारी है। कुछ नहीं होता यार, क्या हो गया आप ही की, तो क्या हुआ। मुझे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मिला, ये तकरीबन 2-3 दिन पहले की बात है। तो मुझे कहता है कि मैं तो बैलेंस शीट का पूरे सीए में टोटल नहीं किया, तो सीए करके तो पूरे सीए में कहते हैं मैं कभी टोटल नहीं करता, टोटल तो देख के टेंशन होती है बंदे को। चलें जी 33.2 एक पठान मिला एक दफा, वो कहता है सर मैं 57 का पेपर करके आया हूं। अब वो सिर्फ उसकी FR2 रह गई थी और मेरे से FR2 पता नहीं कहां पेशावर से पढ़ने आया, और आके इसने ये बुरी खबर सुनाई, कहते हैं 57 का करके आया, रिजल्ट आया पास हो गया। कहते हैं मैंने जो किया सर सही किया, कहते हैं मैंने जो किया सर, जो मुझे आता था सर मैंने सिर्फ वो किया और उसी पे मैंने टाइम लगाया, पास हो गया 57। लेकिन आप लोग ना ऐसा कीजिएगा। एक पठान मिला, इंट्रो, FR1 FR2 कॉस्ट, कहते हैं मैं पहली दफा ये करूंगा 4, क्योंकि मुझे थ्योरी नहीं पसंद। ये सच्ची बातें बता रहा हूं, मुझे थ्योरी नहीं पसंद, वो मुझे नहीं पता, उसका मुझे बाद में नहीं मिला, वो चारों पेपर उठाए। चलें जी, अब कैमरा बंद कर दे तू। अच्छा, एट्रीब्यूटेबल टू, एट्रीब्यूटेबल पंजाबियों की भी किसी ने सुनाऊंगा। एट्रीब्यूटेबल टू स्पेलिंग देख लीजिएगा, पी और अभी तक बच्चे ऐसे बैठे हैं कहते हैं ये कंसोलिडेशन में ना P&L भी टैली होता है। अब छोड़े इनको, अब ना बताया करें इनको, कह दिया करें हाँ टैली होते हैं। 20.1 29.1 नहीं 06 ना, मैंने 1 लिख दिया। 29.1 छोटी सी सवाली थी ये आज वाली। वो नहीं होती ना, वो क्रॉस कंसोलिडेशन, वो नहीं है हमारे सिलेबस में। अच्छा तो नहीं है, वो आनी नहीं सिलेबस में। अच्छा भाई आखिरी बातें आप बता दें, इधर कौन सी एडजस्टमेंट्स चाहती हैं? एज ऑन 4 साल के डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। इधर कितने साल की, और P&L के मुंह पे भी फॉर द ईयर, और वर्किंग 5 में भी फॉर द ईयर। कभी कभी आप 8/12 क्यों कहते थे सारी चीजों को? अच्छा वो मिड ऑफ ईयर होती थी। टेस्ट का सिलेबस अभी तक जितनी कंसोलिडेशन पड़ी है, होमवर्क तो इससे अगला सवाल है, कल इंशाल्लाह डिस्कस होगा। इससे अगला सवाल है 34। अच्छा यार ये होमवर्क का नहीं कल क्लास है, अजीब बातें कर रहे हैं। चलो छोड़ो, मैंने कोई बात करनी थी, छोड़ें आप लोग, पता नहीं जी। तो कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।